शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास ब्राह्मण की बेटी एक ऐसी कहानी है जो समाज के रूढ़िवादी ढांचे और उसमें फंसी एक नारी की व्यथा को बखूबी उजागर करता है। यह उपन्यास बंगाल के ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि में रचा गया है, जहां जाति, धर्म और रीति रिवाज लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। उपन्यास की नायिका एक ब्राह्मण की बेटी है जो समाज के बनाए ढांचे में फंसी हुई है। उसे बचपन से यही सिखाया जाता है कि एक स्त्री का जीवन सिर्फ विवाह और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है। वह अपने सपनों और इच्छाओं को दबाकर समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है, वह समाज के इन बंधनों को चुनौती देना शुरू कर देती है। वह स्वतंत्रता और समानता की चाह रखती है, लेकिन समाज उसे हर कदम पर रोकने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा गया जो उपन्यास है ब्राह्मण की बेटी एक ऐसी कहानी है जो हमें समाज के उन दोषों को दिखाती है जो सदियों से महिलाओं को दबाते आए हैं। यह उपन्यास हमें यह भी बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज के विरोध का सामना कर सकता है। यह उपन्यास सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों महिलाओं की कहानी है जो समाज के बनाए ढांचे में फंसी हुई है। यह उपन्यास हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें समाज के उन रूढ़िवादी विचारों को बदलने की जरूरत है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मोहल्ले में घूमने फिरने के बाद रासमणी अपनी नातिन के साथ घर लौट रही थी। गांव की सड़क कम चौड़ी थी। उस सड़क के एक ओर बंधा पड़ा मेमना बकरी का बच्चा सो रहा था। उसे देखते ही बुढ़िया नातिन को चेतावनी देने के स्वर में सावधान करती हुई बोली, ऐ लड़की, कहीं आंख मीचकर चलती हुई मेमने की रस्सी लांघने की मूर्खता न कर बैठना। अरे यह क्या, लांघ गई तू भी हरामजादी, बिना ध्यान दिए चल देती है। क्या तुझे रास्ते में बंधी बकरी दिखाई नहीं देती? नातिन बोली, दादी, बकरी तो सो रही है। तो क्या, सो रही बकरी की रस्सी टापने में दोष नहीं लगता? तुझे क्या इतना भी मालूम नहीं कि मंगल और शनि के दिन रस्सी लांघने का परिणाम अनर्थ होता है? काहे का अनर्थ होता है? यह सब बेकार की बातें हैं। तिलमिला उठी दादी बोली, ब्राह्मण के घर में जन्मी 9-10 साल की हृष्ट पुष्ट लड़की के पास बुद्धि का अभाव लगता है, इसलिए वह इतना भी नहीं जानती कि मंगल और शनि के दिन बकरी की रस्सी को नहीं लांघना चाहिए। उल्टे मुझे समझाती है कि यह बेकार का वहम है। इन मरों की बकरी पालने के शौक के मारे तो लोगों का राह चलना दूभर हो गया है। सड़क के बीच बकरी को बांधने वाले भी कितने मूर्ख हैं। ये वो नहीं सोचते कि बेचारे बच्चे अनजाने में रस्सी लांघ जाते हैं। लगता है जैसे उनके बच्चे हैं ही नहीं, तभी तो वे सोच विचार नहीं कर पाते। अचानक रासो की नजर बकरी को हटाने जा रही दूल्हे जात की एक 12 वर्षीय लड़की पर पड़ी। उस पर बरसती हुई बुढ़िया बोली, अरे तू कौन है? तू दूर हटकर क्यों नहीं चलती? कहीं मेरी नातिन से तेरा आंचल छू तो नहीं गया? लगता है तुझे ठीक से सुनाई दिखाई नहीं देता। घबराई हुई दूल्हे की लड़की धीमे स्वर में बोली, दादी जी, मैं तो स्वयं आप लोगों से बचकर चल रही हूँ। तुझे इधर से गुजरने की अनुमति किसने दी है? यह बकरी भी शायद तेरी है। तुम कौन जात के हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? दादी जी, हम लोग दूल्हे हैं, लड़की ने उत्तर दिया। अरे, मेरी नातिन को कहीं छू तो नहीं दिया? बेचारी को असमय में स्नान करना पड़ेगा। नातिन बोली, दादी, इसने मुझे नहीं छुआ है। रासमणी उत्तेजित स्वर में नातिन को डांट कर बोली, क्या मैंने तुझसे कुछ पूछा है? मुझे इस लड़की का आंचल तुझसे छुआ लगा है। जा, घर में घुसने से पहले नदी में स्नान करके आ। इस नीच जाति वालों की संख्या में निरंतर ही हो रही वृद्धि के कारण उच्च जाति वालों का जीना हराम हो गया है। दूल्हे की लड़की को डांटते हुए बुढ़िया बोली, हरामजादी, अपने मोहल्ले से बकरी बांधने के लिए ब्राह्मणों के मोहल्ले में आने की बात तेरी समझ में नहीं आई?
डरी और लज्जित हुई लड़की ने मेमने को छाती से चिपका कर कहा, मैंने किसी को नहीं छुआ है। ठीक है, किंतु इस मोहल्ले में तेरा आना कैसे हुआ? दूर किसी घर की ओर उंगली का संकेत करके लड़की ने कहा, मेरी नानी द्वारा मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल देने पर उन महाराज जी ने अपने घर के पिछवाड़े हमें रहने को स्थान दिया है। किसी भी कारण से किसी की दुर्गति के मामले में प्रसन्न होने वाली तथा रुचि रखने वाली रासमणी प्रसन्न हो उठी और पूरी कहानी को जानने की इच्छा से बोली, तुम्हारी नानी ने तुम लोगों को कब निकाला? परसों रात को। तो क्या तू एक कौड़ी दूल्हे की छोकरी है? अरे बताती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि तेरे बाप के मरते ही तेरी बुढ़िया नानी ने तुम लोगों को घर से चलता किया है। तुम छोटी जाति वालों का बेड़ा गर्क हो। अब क्या तुम लोग ब्राह्मण के मोहल्ले को भ्रष्ट करोगे? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारी माँ को कौन इस मोहल्ले में लाया है? ऐसी मूर्खता रामतनु के दामाद के सिवाय और किसी के द्वारा तो नहीं की जा सकती है। साला घर जमाई बनकर ससुर की संपत्ति पर ऐश कर रहा है। पता नहीं साला क्या सोचकर भंगी चमारों को इस मोहल्ले में ले आया है। इसके बाद रासमणी ने संध्या को आवाज दी, बेटी संध्या, क्या घर में ही हो? खाली पड़ी धरती के उस ओर रामतनु के घर की खिड़की है। उस खिड़की से बाहर मुंह निकालकर 19-20 वर्ष की एक सुंदर सलोनी लड़की बोली, कौन पुकार रहा है? रासमणी को देखकर, अरे नानी, कहती हुई संध्या घर से बाहर आ गई और बोली, बता नानी, क्यों शोर मचा रही हो? रासमणी बोली, बिटिया, तेरे नाना तो कुलीन ब्राह्मण थे। तेरे बाप को यह क्या सूझी जो ब्राह्मणों के मोहल्लों में शूद्रों को बसा दिया? क्या यह सब निंदनीय कार्य नहीं है? इसके बाद अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी प्रकट करती हुई नानी संध्या से बोली, जरा अपनी माँ को इधर भेज। देखती हूँ जगत धात्री इन्हें निकालने को सहमत होती है तो ठीक है, नहीं तो चटर्जी भैया से जाकर गुहार लगाऊंगी। पता चलेगा कि वे नामी गिरामी जमींदार भी कुछ करते हैं या नहीं। संध्या ने चकित भाव से पूछा, नानी, किसे निकालने को परेशान हो रही हो? अपनी माँ को बुला, उसके सामने सारी बात कहूंगी। इसके बाद अपनी नातिन की ओर संकेत करती हुई रासमणी ने कहा, यह लड़की मंगल के दिन बकरी की रस्सी लांघ गई और दूल्हे की लड़की से छू गई। संध्या ने बुढ़िया की नातिन से पूछा, क्या तुझे दूल्हे की लड़की ने छू लिया था? सहमी हुई बुढ़िया के पास खड़ी दूल्हे की लड़की ने उत्तर दिया, दीदी, मैंने किसी को नहीं छुआ। रासमणी की नातिन ने भी समर्थन में कहा, मुझे किसी ने नहीं छुआ। क्रोध से उत्तेजित रासमणी दोनों को डांटती हुई बोली, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दूल्हे की लड़की का आंचल तुझसे छुआ है। नातिन बोली, नहीं नानी, वह मुझसे दूर थी। रासमणी बिगड़ उठी और चिल्लाकर बोली, हरामजादी, झूठ बोलती है। जाओ नदी में नहा कर आओ, घर चलने पर मैं तेरी खबर लेती हूँ। संध्या हंसकर बोली, नानी, नहीं छुआ तो असमय में बेचारी को क्यों नहाने पर विवश कर रही हो? जली भुनी रासमणी बोली, लड़की को नहाना ही पड़ेगा, किंतु तेरे पिताजी ने अपने ही मोहल्ले में शूद्रों को बसाकर कौन सा पुण्य कर्म किया है? घर जमाई को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसके ऐसे कार्य का भला कौन समर्थन करेगा? अपने पिता के विरुद्ध बुढ़िया द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से क्षुब्ध होकर संध्या तीव्र स्वर में बोली, हम अपने घर में कुछ भी करें, हमें कौन रोक सकता है? मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है? किसे क्या कष्ट हो रहा है? यह देखना हो तो मुझे चटर्जी बाबू को सारी बात बतानी होगी। संध्या बोली, नानी, तुझे किसने रोका है? जिसे कहने को तेरा जी चाहे कह दे। वह बड़े आदमी है तो क्या हुआ? क्या हम किसी से उधार मांग कर खाते हैं? रासमणी आपे से बाहर होकर बोली, देखो इस छोटी सी छोकरी की कितनी लंबी जबान है। मैं गोलोक चटर्जी को कहने की बात कह रही थी, तुम लोगों ने शायद उनके महत्व को पहचाना नहीं। कोलाहल सुनकर जगत धात्री बाहर आ गई। उसे देखकर रासमणी अग्निज्वाला के समान धधकने लगी। अपनी चीख और चिल्लाहट से सारे मोहल्ले को सुनाती हुई रासमणी बोली, जगत धात्री, तुझे पता है कि तेरी लड़की के विचार कितने उच्च हैं? खूब पढ़ी लिखी है ना? कहती है कि इसे गोलोक चटर्जी की कोई परवाह नहीं है। क्या हम उनके बाप दादा का दिया खाते हैं जो हमारा दाना पानी बंद कर देंगे या हमें गांव से बाहर निकलवा देंगे? हमने शूद्रों को मोहल्ले में स्थान देकर कुछ भी बुरा नहीं किया है।
कोई बड़ा होगा तो अपने लिए होगा, हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। कुपित और चकित हुई जगतधात्री ने तीखे स्वर में लड़की से पूछा, क्यों रे, क्या तूने यह सब कहा है? संध्या बोली, मेरे कहने का अभिप्राय किसी का अपमान करना नहीं था। हाथ मटकाती हुई रासमणी बोली, तो क्या उनका सम्मान कर रही थी? अरे, कहा है तो मुकरती क्यों है? अचानक रासमणी अपनी उग्रता छोड़कर मृदु स्वर में बोली, जगतधात्री, मैंने तो शास्त्र की बात कही थी कि मेरी नातिन ने मंगल के दिन बकरी की रस्सी को लांघ कर ठीक नहीं किया। इस पर संध्या ने पूछा, बीच सड़क पर किसने बकरी बांध रखी थी? मैंने इसे बताया कि यह दूल्हे की लड़की का काम था और उसी का आंचल मेरी नातिन को छू गया था। मैं अपनी नातिन को नहाने को कह रही थी। मैं संध्या से बोली, बेटी, यदि तेरे बाबूजी इन दूल्हे डोमों को इस मोहल्ले में न बसाते तो यह अनर्थ क्यों होता? छोटी जात वालों का भला आचार विचार का ध्यान कहाँ रहता है? बूढ़े गोलोक चटर्जी प्रायः उधर से आते जाते हैं। उन्हें पता चलेगा तो वह क्रुद्ध हो जाएंगे। जगतधात्री, मैंने केवल इतना ही कहा। इस पर तेरी लड़की ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। खाली पीटने की कसर रह गई है। क्या बड़ों के सामने लड़की का ऐसे असभ्य वचन मुंह से निकालना अच्छी बात है? क्या लड़कियों को यह शोभा देता है? मां ने क्रुद्ध स्वर में बेटी से पूछा, क्या तूने यह सब कहा है? लड़की द्वारा इनकार किए जाने पर उत्तेजित मां बोली, तो क्या तुम्हारी नानी झूठ बोल रही हैं? रासमणी भी क्रोध से उबलने लगी और बोली, ऐ छोकरी, बोलते वक्त जो मुंह में आया बोलती गई है और अब मुकरती है कि मैंने नहीं कहा। क्या मैं तुम्हारे शत्रु हूं जो तुम पर मिथ्या आरोप लगाऊंगी? संध्या घबरा गई, फिर भी संभल कर बोली, माँ, तुझे अपनी बेटी पर विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी दृष्टि में नानी अधिक प्रामाणिक हैं, तो उसी की मानो। यह कहकर संध्या किसी अन्य प्रश्न को दागे जाने की आशंका से जल्दी से खुले दरवाजे से भीतर चली गई। दोनों महिलाएं लड़की के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर विस्मित हुईं, एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इस बीच दूल्हे की लड़की भी मौका देखकर मेमने को छाती से चिपकाकर वहां से भाग खड़ी हुई। जली भुनी रासमणी कठोर शब्दों में बोली, कहना अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। अब तो तूने अपनी आंखों से अपनी लड़की की करतूत देख ली। यदि कहीं ऐसी तेज न होती तो क्या कुलीन परिवार की लड़की अभी तक कुंवारी बैठी रहती? इसकी आई हुई लड़कियां तो 4-5 बच्चों की मां बनी बैठी हैं। जगत धात्री भला क्या उत्तर देती? उसकी चुप्पी से रासमणी भी शांत हो गई। फिर थोड़ी देर में बोली, जगत धात्री, मैंने सुना है कि चक्रवर्ती का छोरा अब भी तेरे घर आता रहता है। तूने उसे छूट दे रखी है, क्या यह सब सत्य है? जगतधात्री चिंता और संकोच से मुंह न खोल सकी। रासमणी बोली, पुलिन की अम्मा ने जब मुझे यह सब कहा तो मैं उससे लड़ पड़ी। मैंने कहा, हरिहर बनर्जी की नातिन और रामचंद्र की लड़की जगतधात्री क्या कभी किसी शूद्र के छोकरे को अपने घर में घुसने दे सकती हैं? जगतधात्री तो कायस्थों के घर पैर रखने से घबराती है, कोई शूद्र लड़का उसके घर में घुसने का साहस कैसे कर सकता है? अपना हित चाहने वाली तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील इस बुढ़िया के सामने जगतधात्री भला कैसे मुंह खोलती? कोमल और धीरे स्वर में बोली, मौसी, तुम तो जानती हो कि बचपन से उसका हमारे घर में आना जाना है और वह मुझे चाची कहकर पुकारता है। तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु एकदम रोकना भी तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह कभी कभी भूले भटके साल 6 महीने में एक आध बार ही आता है। फिर बिना माँ बाप के अनाथ छोकरे पर दया भी आ जाती है, इसलिए मुंह से न कहते हुए न बनता है। सुनकर उफनती हुई रासमणी बोली, जगतधात्री, मैं तो ऐसी दया और सहानुभूति का समर्थन नहीं करती, मैं तो इसे भर्त्सना योग्य ही कहूंगी। क्रोध की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने से रासमणी कांपने लगी थी। बड़े प्रयत्न से अपने को संभालने के उपरांत वह बोली, उस मन चले छोकरे को शायद तू भोला भाला और मासूम समझती है। तुझे मालूम नहीं कि वह कितना बदमाश है। ऐसा पाजी पूरे इलाके में दूसरा नहीं होगा। चटर्जी बाबू ने छोरे को बुलाकर वजीफे का प्रलोभन छोड़कर शरीफ आदमी की तरह रहने के लिए खूब समझाया था। उन्होंने विलायत जाने की जिद न करने को बहुत कहा, किंतु उसने उनकी कहाँ सुनी। बूढ़े का मजाक उड़ाता हुआ छोकरा बोला, विलायत जाने से जाति भ्रष्ट होती है तो हो जाए,
मैं गोलोक की तरह भेड़ बकरियों को विलायत भेजकर पैसा नहीं कमा सकता और न ही मैं अपने समाज का शोषण कर सकता हूँ। यह सब कहकर बुढ़िया बोली, गोलोक जैसे परम वैष्णव को खरी खोटी सुनाने वाले का तो मुंह नोच लेना चाहिए था। गोलोक सीधा आदमी है ना, नहीं तो 2-4 जड़ दिए होते और बाह बाजू तोड़ दिए होते। जगत धात्री बोली, मौसी, मैंने तो अरुण को कभी किसी की निंदा अथवा चुगली करते नहीं देखा। तो क्या मैं और चटर्जी भैया झूठ बोलते हैं? तुम लोग झूठ क्यों बोलने लगे? मैं तो लोगों की सामान्यतः किसी बात को बढ़ा बढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति की बात कर रही थी। जगत धात्री, क्या लोगों के पास केवल दूसरों की चर्चा करने का ही एक काम रह गया है? विलायत जाकर किसने कौन सा किला फतह कर लिया है? वहां से किसानों की विद्या के सीख आने पर हंसी आती है। क्या अपने देश में किसान नदी या खेती नहीं होती जो इसे सीखने के लिए विलायत जाना आवश्यक है? अब उससे पूछो कि क्या वह हल चलाएगा? राम राम, ब्राह्मण जन्म को बेकार गंवाने से पहले उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? जगतधात्री को अब यह चिंता सताने लगी कि मौसी की ऊंची आवाज सुनकर तमाशा देखने की शौकीन मोहल्ले की स्त्रियों का कहीं जमघट न लग जाए। वह शांत स्वर में अनुरोध करते हुए बोली, मौसी, बाहर खड़ी थक गई होगी, भीतर चलकर आराम से बैठो ना। नहीं, काफी देर हो गई है, अब बैठने का समय नहीं है। नातिन को नहलवाना भी तो है। हरामजादी दूल्हे की छोकरी उसे छूकर भ्रष्ट जो कर गई है। नातिन बोली, दादी, जब तू बातें कर रही थी उसी बीच वह निकल गई है, किंतु उसने मुझे छुआ बिल्कुल नहीं है। फिर मुकर रही है शैतान छोकरी। हाँ जगतधात्री, देखो, तुमसे कहे जा रही हूँ, अपने मोहल्ले में शूद्रों को बसाना अच्छा नहीं। जमाई राजा को बता देना। मौसी, अवश्य कहूंगी, कहना भी क्या, इन्हें कल ही निकाल बाहर करवाती हूँ। इनके रहने से अपने को भी कम परेशानी नहीं है। ये लोग रहेंगे तो ताल तालाब का पानी बिगाड़ेंगे, फिर शाम सवेरे इनका दिखाई देना भी तो शुभ नहीं है। प्रसन्न होकर बुढ़िया बोली, अपनी जाति और अपने धर्म को बचाने के लिए इनका अलग रहना ही अच्छा है। आजकल के लड़के लड़कियां इस बात को न समझे तो क्या किया जा सकता है। उस दिन गोलोक चटर्जी मुझे कहने लगे कि संध्या का बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा है। रासो, इन्हें समझा, लड़कियां पढ़ने लिखने लगी तो अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। डर से कांपती हुई जगतधात्री बोली, क्या सचमुच चटर्जी मामा यह सब कह रहे थे? अरे, गांव के मुखिया और समाज के प्रधान को तो यह सब कहना ही पड़ता है। अब मुझे ही देखो, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, परंतु फिर भी किस शास्त्र की जानकारी मुझे नहीं है। है कोई माई का लाल जो यह कह सके कि रासमणी का एक भी कोई आचरण शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है? इसे ही देख लो, लल्ली द्वारा बकरी के छू जाने देखकर मैंने उसे टोका और कहा, अरे लड़की, मंगल के दिन तू यह कैसा अनर्थ कर रही है? क्या किसी पंडित में मेरी बात को काटने का दम है? मैंने अपने माँ बाप से यह सब सीखा है। हाँ, अपनी नई रोशनी में पली लाडली से पूछो कि क्या उसे इस तरह की बातों की थोड़ी भी जानकारी है। जगतधात्री ने कहा, मौसी, थोड़ी देर बैठोगी तो लड़की को बुलाऊंगी। रासमणी देर हो जाने की बात कहकर नातिन को आगे करके चल दी, किंतु 2-4 डग भरने के बाद लौट पड़ी और बोली, जगतधात्री, ऐसे श्रेष्ठ वर को हाथ से जाने दिया तूने। मौसी, अभी हाथ में तो रखा हुआ है, किंतु एक तो संपत्ति के नाम पर उसके पास घर द्वार कुछ भी नहीं है, दूसरे उसकी आयु भी कुछ अधिक है। चकित होकर रासमणी बोली, उसके पास घर संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारा कोई लड़का तो है नहीं, लड़की भी एक ही है, फिर किसे देना है? इसी लड़की और दामाद को ही तो अपना सब कुछ दोगी। कुलीन परिवार के लड़के की भी आयु कभी देखी जाती है? 40-42 भी कोई आयु है क्या? तू जानती है न कि वह रसिकपुर के जयराम मुखर्जी का द्वेता है, द्वेता। जगतधात्री, लड़के की उम्र तो देख रही हो, किंतु क्या अपनी लड़की की उम्र पर भी ध्यान दिया है? यदि अब भी नाज नखरा करती रहोगी तो क्या लड़की कुंवारी नहीं रह जाएगी? जगतधात्री बोली, मौसी, अकेली मेरे चाहने से क्या होता है? लड़की का बाप भी। पूरी बात सुनने का धीरज न दिखाती हुई रासमणी बीच में बोल उठी, लड़की का बाप क्यों नहीं मानेगा? जब उसका विवाह हुआ था तो उसके पास कौन सी संपत्ति थी? फिर तुम्हारे घर में अरुण का आना जाना, पूरा पूरा दिन डटे रहना, सुना है कि हुक्का पानी भी चलता है। जवान लड़की के घर में रहते ये लक्षण अच्छा नहीं है।
अच्छा घर वर मिल जाने पर देर करना समझदारी नहीं है। सोच कर देखो, तुम्हारी छोटी बुआ गुलाबी सारी आयु कुंवारी ही रह गई ना। तेरे बाप की दोनों बड़ी और मझली कुंवारी रह गई। तेरे माँ बाप भी काशी जाकर न रहने लगते तो तुम्हारा विवाह कहाँ से होना था। काशीवास करती समधिन को ज्यों ही सही घर वर मिल गए, त्यों ही उसने तुम्हारे हाथ पीले कर दिए। बीच में कोई टांग न अड़ाए, यह सोचकर उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दिया। अब मानती है या नहीं, उसने अच्छा किया या नहीं, नहीं तो कौन जाने विवाह होता या ना होता। अब तू भी ज्यादा सोच विचार मत करना, जल्दी से लड़की को उसके ससुराल पहुंचा दे। इसके बाद नातिन से बोली, चल बेटी चल, बहुत देर हो गई है। जगत धात्री, और अधिक कहने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हें सावधान करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। देख, खींचतान से ज्यादा मेलजोल बढ़ाने, लड़की के साथ उसका हंसी मजाक करने देने का परिणाम सुखद नहीं होगा। गांव में बात फैल गई तो लड़का मिलना कठिन हो जाएगा। यह तो तुम भली प्रकार जानती हो कि लोगों को दूसरे के घर को फूंक कर तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार बड़बड़ाती हुई रासमणी नातिन को आगे करके जा रही थी कि जगतधात्री ने उसे रुकने के लिए आवाज दी और बोली, टोकरी भर बैंगन लौकी आए हैं, दो चार लेती जा। जरा रुक, मैं भीतर से लाती हूँ। जगतधात्री के भीतर जाने पर रासमणी बोल उठी, अच्छा अभी से बैंगन आने लगे। नातिन की ओर उन्मुख होकर रासमणी बोली, अरे खंभे की तरह स्थिर खड़ी है, भाग के जा और बैंगन लेकर आ। अच्छा तब तक मैं धीरे धीरे चलती हूँ, जल्दी से लौट गया।